सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को विनोद का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए फणीसुनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर खून फाद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ बकरी के सिवा किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी की मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। बिरजू ने लेटे लेटे ही बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों के खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बहुत हटचुट्टा बना दिया तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पे, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से खड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पे पांव ही नहीं पड़ते। निसाब करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन को तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होंठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वो जरा गला खोल कर कहती है, फुआ, सरबे सितल मट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी साड़ी पहन के तुबी भटा का भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन के पर्चे कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बाग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतहू मुजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं, गौने को नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासू से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सीखलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठेर, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू के माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीप की झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर और बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही हो कि हर जाई कहीं की। अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, अरे चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती की तरह फक फक चलती रहती है।
भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया हो। भगभग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक आती थी। चंपिया के मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो जलो। चंपिया के मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती है? सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी एक सवाइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ के बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देके कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई कहीं की, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टेशन की छोकरियों से। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक उंगली गुड़ दे देना। बिरजू ने तलहथी फैलाई, दे देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी और छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेल्लज्जी? चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, मां ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांगकर लेके गई है तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूं। सुनते ही बिरजू की मां का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों के आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा? शकरकंद छिलकर रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस, तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को और खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर करता रहता है, मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी भगवान टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी सुनी तुमने? बेसी भकर भकर मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, पप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा,
हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाज का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, बाबा जिन बाबा जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर बड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? आप तो जानते हैं उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी भी मनौतियां की थी ठीक ही तो महावीर जी बाबा का रोट बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह के जंगी की पुतोह की बातें चुपती। भक भक बिजली पत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन के हासिल की बिरजू के बप्पा ने गांव के भाई खौखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में जूट लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़कर जूट लगा है। बैसाखी के बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं जूट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे? जहां 15 मन जूट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन जूट कांटा पर तौल के वजन हुआ है भगत के यहाँ। इसमें चलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी भी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय जमींदार के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। जमींदार गुस्से से सर्कस के नाच की बाग की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर जमींदार ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी है, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोह न जानता है उतना सजारा से लड़का। जमींदार का बेटा है कि चंपिया, ए चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहां आजा बिरजू, आजा अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। टिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, कपच्ची गिरा दे। भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की मां, मजूरी ही अच्छी है। जवाब देती थी बिरजू की मां खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की मां का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सुख मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी इसके खसम ने। जूट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहरी बैल बलहट्टा चला गया। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट भी देखने नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे कि बिरजू की माँ को इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएंगे। दूसरे के गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वो खुद भी कुछ कम नहीं है, उसके जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ में ही मेरे मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी ना किसी बहाने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छिड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगे पतली जीप वाली पतुरिया, सब हंसती आएंगे और हंसते जाएंगे। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी चार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी जस की तस हूं। मेरा घरवाला भी मेरी बात में रहता है। वो बालों में गरी का तेल डालती है। अपनी जमीन है किसी के पास घुर भर भी जमीन इस गांव में? जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों के भीख टिक से बचे तब ना।
बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। हाँ। चुप। बिरजू की मां ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टाटी में छेद करके देखा तो चंपी भाग गया। जा चुपके से। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टाटी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। हाँ? बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोले में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने कहा, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने वाली उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू, बेटा बीरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, अरे उठती क्यों नहीं? ले, धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की मां उठकर ओसारे पर आई। देर पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल का आखिरी नाच है। पंचशीश टाटी में खोज दे। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा। पक गए धान? नहीं रे, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोले जा रहा था, अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूं, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेक धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की मां। जाने का ठीक ठिकाना नहीं है और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वाले को भी तो कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोरी टोले वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की मां के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर ना लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार में गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, ये चंपी, जा जरा गोलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाक पघैया वाली है, हैं? अरे फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाक पघैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आजा फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांपती खांसती आई
इसी के घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ। फुआ को तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या पूरे 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वो है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि टीपी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत को मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया भी चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद ही मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पर्सन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिका पहना है आज, पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं। मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो लाज की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर तो अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। पैर जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू कर घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टेशन वाली तो रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आजा जल्दी से। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर चमकती हुई आ रही है। आजा आजा, बाकी रह गई है, आजा सब आजा जल्दी से आजा। जंगे की पतोहू लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक खत्ती गाली दी, साला लताड़ माँ के लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 मास पहले ही हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराग के सरकारी कूप पर पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती। बांस की झाड़ी में कहीं दुत्थी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी, जंगी की पतोहू, ये चारों गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। गाड़ी की लिक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती। बिरजू की माँ के माथे के मंगटी पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती का है, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया।
बिरजू के बाप ने बैलों को ललकार कर कहा, चल भैया जरा जोर से गारे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वो सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे फणीसुनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com पर देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे विनोद को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।